सेंटेंस आप पहले पढ़े होंगे, आप में से किसी को सेंटेंस की परिभाषा याद है? कोई भी? व्हाट इज कॉल्ड अ सेंटेंस? बोलिए, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? या बोलिए, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। हाँ, इन्होंने कहा कि अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंटेंस। और किसी के पास कोई दूसरी परिभाषा है? अच्छा, ओके, ठीक है, बैठ जाइए। और कोई आप में से कोई और? ठीक है, तो सेंटेंस पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हो। थोड़ा सा पीछे से चलेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस बनता है शब्दों से और शब्द बनते हैं अक्षरों से। अक्षरों को वर्ण भी कहते हैं, वर्ण सुना है? और जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो बनता है ध्वनियों से, साउंड से। ध्यान से समझेंगे। तो जो बेस है किसी भी भाषा का वो साउंड है। जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अगर ये हिंदी शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो शब्द तुम्हारे पास उड़ के नहीं जा रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं उड़ कर जा रहा है माँ त, ऐसा है क्या? जिस माध्यम से तुम पढ़ रहे हो, मेरी आवाज़ तुम तक जा रही है, वो साउंड है। नहीं तो दो साउंड्स के मिलने से एक अक्षर का निर्माण होता है। साउंड दो है, एक वाउल है, एक कॉन्सोनेंट है, एक स्वर ध्वनि है, एक व्यंजन ध्वनि है। पढ़ा है बचपन में। तो ये जो साउंड्स है, साउंड्स मेक लेटर्स। साउंड से लेटर्स बनते हैं। जैसे आप क कहते हो तो क प्लस आ होता है, पता है ना आपको? तो क प्लस आ मतलब क एक साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और जब हम आ कहते हैं तो वो वाउल है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स, कॉन्सोनेंट एंड वाउल, तो क हो गया। तो दो साउंड्स के मिलने से एक अक्षर बन रहा है और दो अक्षर के मिलने से एक शब्द बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल क ब कब, तो क इज़ अ लेटर, ब इज़ अ लेटर, सो कब क्या हो गया? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। इंग्लिश बोला जाए तो घबराया नहीं करें, ठीक है? आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो का दो साउंड का कॉम्बिनेशन है, वाउल और कॉन्सोनेंट का। ब भी दो साउंड का कॉम्बिनेशन है, ब आ, है ना? कोई नहीं समझ में आ रहा तो बोर्ड का हम सहारा लेंगे। समझ में आ रही बात? तो क ब कब जब कहा तो क एक अक्षर है, ब एक अक्षर है, दो अक्षरों के मिलने से एक शब्द का निर्माण हुआ। कम से कम 2 से 4 5 7 भी हो सकते हैं। क ल म कलम, तो इसमें कितने आ गए? 3 आ गए। तो कम से कम 2 अक्षर ज़रूरी है एक शब्द को बनाने के लिए। और जब 2 शब्द मिल जाएं कम से कम, तो फिर वो वाक्य बन जाता है, कब आओगे, कब आओगे। तो कब इज़ अ वर्ड, आओगे इज़ अ वर्ड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स एंड इट इज़ मेकिंग अ सेंटेंस। ये सेंटेंस बना रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। तो हम कहेंगे कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप। उस स्टूडेंट ने कॉम्बिनेशन कहा, उसके जगह हम सिंपल करके ग्रुप कर दिए कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का ग्रुप है, समूह है। तो समूह होने के लिए कम से कम कितने का होना ज़रूरी है? कितनी संख्या में होना ज़रूरी है? 2। मतलब एक बच्चे का समूह हो सकता है क्या? एक लड़के का? 2 लड़कों का समूह हो सकता है कम से कम, 4 5 10 इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शब्दों का समूह है सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस में कम से कम कितने शब्द होंगे? आप बाद में लिखेंगे, ठीक है? जब पढ़ाई हो रही हो तो लिखना मना है। क्यों? ये इसलिए मना है कि जब आप टीचर पढ़ा रहा हो और आप लिख रहे हो तो यहाँ से मैसेज जाता है कि द स्टूडेंट यू आर पढ़ाइंग इज़ बिजी इन लिखिंग। द स्टूडेंट यू आर पढ़ाइंग, यू आर टीचिंग, इज़ बिजी इन राइटिंग, सो प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। कृपया आप कुछ देर बाद कोशिश करें। जिस छात्र को आप पढ़ा रहे हैं वो लिखने में व्यस्त हैं। तो जब ऐसा मैसेज आएगा तो ये जो कॉल है ये रिसीव्ड में जाएगा या मिस्ड कॉल में जाएगा?
तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉल जा रहा है, आप कहीं और इंगेज हो, तो ये रिसिव्ड में जाएगा, मिस्ड में जाएगा, मतलब पढ़ाई मिस हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसलिए बाद में लिखेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह का मतलब एक सेंटेंस में कम से कम, एंड देयर में भी मोर देन टू, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। तो अगर शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं तो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बताना है कि सेंटेंस ये है या नहीं। राम, श्याम, पटना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, टू, बाई, फ्रॉम, कम, डांस, टीच, ऑन, बाई, फॉर, विच। देयर आर सो मेनी वर्ड्स। एक वर्ड तो नहीं है, मोर देन टू वर्ड्स हैं, अ लॉट ऑफ वर्ड्स हैं। तो क्या ये शब्दों के समूह हैं या नहीं? शब्दों के समूह हैं। डज इट गिव एनी सेंस, क्या ये कोई अर्थ देता है? डज इट गिव एनी सेंस? इट डज नॉट गिव एनी सेंस। तो क्या इसे हम सेंटेंस कहेंगे? बोलिए, कैन वी कॉल इट अ सेंटेंस? हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। शेयर को निकालिए, यहां लगा दो। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो है ये, और बहुत सारे शब्द हैं, बट इट डज नॉट गिव एनी कंप्लीट सेंस, लेकिन ये कोई पूरा अर्थ नहीं देता। तो क्या हम इसे सेंटेंस कहेंगे? राम, श्याम, पटना, टू, फ्रॉम, बाई, कुछ भी, इसको हम सेंटेंस कहेंगे? बोलिए, नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि अगर लाखों करोड़ों शब्द आ जाए और वो शब्द कोई पूरा अर्थ न दे तो उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। बट व्हेन यू से राम कम्स, लेकिन जब तुम कहते हो कि राम कम्स, तो हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स हैं? राम इज अ वर्ड, कम्स इज अ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कितने शब्दों का समूह है? दो का। राम कम्स, डज इट गिव अ सेंस और नॉट, क्या ये एक अर्थ देता है या नहीं? तो अगर दो ही शब्द हों और पूरा अर्थ दे तो उसे सेंटेंस कहेंगे, और अगर करोड़ों की संख्या में शब्द आ जाए और कोई अर्थ न दे तो उसे सेंटेंस हम नहीं कहेंगे। तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह तो है, लेकिन शब्दों का कैसा समूह? दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। तो मतलब सिर्फ शब्दों का समूह होना काफ़ी नहीं है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ दे, दैट विल बी अ सेंटेंस। क्लियर है? तो सेंटेंस के बनने के लिए जो उसकी छोटी इकाई है वो वर्ड्स है, और वर्ड्स किससे बनता है? लेटर से, अक्षरों से, और अक्षर किससे बनते हैं? साउंड से। ये आर्टिकल वाले में हम डिटेल बताएंगे साउंड क्या है। वैसे फिजिक्स में भी आपको साउंड पढ़ना है, पढ़ा है या पढ़ेंगे बाद में? ठीक है। अब सेंटेंस के काइंड्स की बात करें। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने प्रकार? अब अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अंग्रेजी, इतनी अंग्रेजी सब लोग समझ रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि टेंस के 5 भेद होते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो इन दोनों में आदत किसकी आपको ज़्यादा लगी हुई है? वाक्य के 5 भेद होते हैं, ये आपको आदत ज़्यादा लगी है, या देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसकी आदत ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा आदत है, या पहले वाले की आदत कि सेंटेंस के 5 भेद होते हैं? सेंटेंस के 5 भेद होते हैं, हिंदी है जो आप पूरी तरह से जानते हैं, वो हमें आ गया है। अब हमें जो सीखना है वो इंग्लिश है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब हम इंग्लिश में आपको बोलें कम से कम कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। या अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर, तो इतनी अंग्रेजी तुम जानते हो कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड affirmative sentence, the second one is called interrogative sentence, the third one imperative, the fourth one optative, and the last one is called exclamatory sentence। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि टेंस के 5 सेंटेंस के या वाक्य के 5 भेद होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर हम मीडियम बदल दें तो धीरे धीरे आपका स्पोकन इंग्लिश डेवलप होगा कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, द सेकेंड वन इज कॉल्ड, द थर्ड वन इज कॉल्ड, द फोर्थ वन इज कॉल्ड, द फिफ्थ वन इज कॉल्ड। ये जो मैंने अभी सेंटेंस कहा, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, द सेकेंड वन इज कॉल्ड, आप में से कोई बोलेगा?
कोई भी बोलिए। आपको इतना बोलना है कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, द सेकंड वन इज कॉल्ड। बोलिए, ट्राई, एनीवन? नो, बोलिए। हो गया। ऐसे बोलने से धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने आ जाएगी। तो कोई भी भाषा, हमने कहा था आदत है, आदत डेवलप होती है एक्शन को बार बार रिपीट करने से। तो ये सब घर पर भी बोलें और मैं पूछूं तो भी बोलें आप, ठीक है। अब जो पहला वाला है उसको अंत में समझेंगे। पहला वाला कौन, आपको दिख रहा है? पहला वाला अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हम लास्ट में समझेंगे। शुरुआत करेंगे समझना इंटेरोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है। व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है। लिसन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल मतलब प्रश्न पूछने के काम में जो सेंटेंस इस्तेमाल हो, द सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट हैज़ 2 काइंड्स, इट हैज़ 2 काइंड्स, दैट मीन्स, हिंदी बोलिए, इसके 2 प्रकार होते हैं। अंग्रेजी आ रही है आपको? इट हैज़ 2 काइंड्स। द फर्स्ट वन इज yes no question and the second one is called WH question, ठीक है। जिन्हें अंग्रेजी से डर लग रहा हो या मेरे बोलने से वो घबरा रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो, वो हाथ उठा सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार हैं। एक कहलाता है yes no question, दूसरा कहलाता है WH question, ठीक है। yes no question वो है जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सके, मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो, उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो क्वेश्चन कहेंगे। और WH क्वेश्चन वो है जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में देना ज़रूरी हो और जिसमें WH शब्दों का प्रयोग होगा। WH शब्द मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, हाउ मच, हाउ मेनी। क्लियर? यस नो क्वेश्चन वो है जिसका जवाब हाँ या ना में, WH क्वेश्चन वो है जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में होगा और ये शुरू होगा WH वर्ड से, और यस नो क्वेश्चन शुरू होगा ऑक्सिलरी से। ऑक्सिलरी मतलब एमिजार, वुड, याद है ना आपको? ठीक। तो यस नो क्वेश्चन का एक एग्जांपल हम देख लें। हमने कहा आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो? ये क्वेश्चन है, बोलिए। और क्वेश्चन में ये इसका जवाब हाँ या ना में मिल सकता है। आर यू हैप्पी? यस। आर यू हैप्पी? नो। जवाब मिल सकता है, मतलब ये यस नो क्वेश्चन है और ये शुरू होता है ऑक्सिलरी से। WH क्वेश्चन वो है जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों खुश हो? और इसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता। कोई पूछे वाई आर यू सैड, बोले यस, ठीक है। तुम क्यों उदास हो, बोले हाँ। तुम क्यों उदास हो ना, ऐसा नहीं बोल सकते। तुम क्यों उदास हो तो पूरा सेंटेंस में जवाब देना होगा, ठीक है। हमने कहा विल यू कम, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। विल यू कम, यस नो क्वेश्चन। व्हेन विल यू कम? आर यू सेटिस्फाइड विद मी? हाउ आर यू? आर यू गोइंग टू पटना टुमारो? वेयर आर यू गोइंग? Is your name Rahul? Is your name Rahul? What is your name? कोई दिक्कत नहीं है। Do you play cricket? Yes no question, ठीक है। What game do you play? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस और नो में दिया जा सके, दैट इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन, और जिसका जवाब पूरा सेंटेंस में दिया जा सके वो दैट इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन शुरू होता है ऑक्सिलरी से, WH क्वेश्चन शुरू होता है किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड से। कोई डाउट है इसमें? दूसरा प्रकार क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। पहले में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच ऑर्डर इज गिवन।
GIVEN, in which advice is given, in which request is made. इम्परेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम किसी को आदेश दें या सलाह दें या हम उससे अनुरोध करें, विनती करें, गुजारिश करें या आग्रह करें, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस वो है जिसमें मतलब ये हम कह सकते हैं कि ऑर्डर दिया जाने वाला, एडवाइस दी जाने वाली, रिक्वेस्ट किया जाने वाले सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये सबसे आसान सेंटेंस है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न खूब होता है बच्चों को। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल दिया जाए या लिख दिया जाए तो दैट बिकम्स इम्परेटिव सेंटेंस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल दिया जाए या लिख दिया जाए तो दैट बिकम्स इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा गो, जाओ, इम्परेटिव सेंटेंस। कम, इम्परेटिव सेंटेंस। डांस, समझ में आ रही बात। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला जाए, लिखा जाए तो दैट बिकम्स इम्परेटिव सेंटेंस। हमने कहा खेलो, प्ले, इसको हम निगेटिव बनाते हैं, मत खेलो, बोलिए डोंट प्ले, या फिर हम कह सकते हैं डू नॉट प्ले। अब अगर हमें ये कहना हो कि कृपया खेलो तो क्या करेंगे? प्लीज़ प्ले। अगर कहना है कि मुझे खेलने दो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। अगर ये कहना हो कि आओ खेलें, चलो खेला जाए, या हम ये कहें कि आओ खेलते हैं, ये तीन अलग अलग सेंटेंस हैं। क्या तीनों के भाव सेम हैं या अलग हैं? सेम ही है ना। मतलब हम कहें आओ खेलें, चलो खेला जाए, आओ खेलते हैं, तीन अलग अलग वाक्य हैं लेकिन तीनों का भाव एक ही है। इसलिए तीनों को ट्रांसलेट एक तरह से करेंगे और वो होगा लेट अस प्ले, ठीक है। जाओ, जाओ, गो, मत जाओ, कृपया जाओ, मुझे जाने दो, चलो चला जाए, अंग्रेज़ी बोलो, स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश स्पीक नहीं ना, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी मत बोलो, कृपया अंग्रेज़ी बोलो, मुझे अंग्रेज़ी बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश, आओ अंग्रेज़ी बोलें, आओ मुझे जीने दो, लेट मी लिव, आओ जिए, आओ कुछ करें, लेट अस डू समथिंग, आओ गरीबों की मदद करें, लेट अस हेल्प द पुअर। कोई डाउट है? कोई प्रश्न आ रहा है क्या मन में? देखिए ठीक से, शायद आए। एक्टिव होंगे तो आएगा इस सेंटेंस को देखने से। और कुछ देर पहले जो मैंने बात की थी उसको जो याद अगर करें तो कोई प्रश्न आ रहा है क्या? एक प्रश्न है जो आना चाहिए। एडवाइस, एडवाइस कहाँ आ रहा है? बोले सर इतने दिनों से हम क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन बढ़िया खेल नहीं पा रहे हैं। बोले खेलो, खेलोगे तब तो खेलने आएगा, खेलो। एडवाइस हो गया। एक ही सेंटेंस बोलने की शैली से या कॉन्टेक्स्ट से वो बात चेंज हो जाती है, ठीक है। हमने कहा, इनसे कहा पढ़ो, स्टडी, ऑर्डर है। देखो नहीं पढ़ोगे तो तरक्की कैसे होगी? पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ो, एडवाइस, ठीक है। और हमने कहा पढ़ो, रिक्वेस्ट। प्लीज़ नहीं कहा हमने, प्लीज़ कहा ही नहीं, हमने कहा पढ़ो, इसमें प्लीज़ छुपा हुआ है। ये स्पोकन इंग्लिश है या स्पोकन लैंग्वेज है, ठीक है। हमने कहा आओ, कम, ठीक है।
आओ, ऑर्डर, ठीक है, आओ ना, आ जाओ, आओ, बोलो प्लीज़ कम है कि नहीं, प्लीज़ कम है ना, बैठो, ऑर्डर, बैठ जाओ, समझ में आ रही बात, बैठो ना, अरे बैठो तो, प्लीज़ प्लीज़ सिट डाउन, है ना, ज़रा बैठो, बैठ जाओ, समझ में आ रही बात ना। अब सेंटेंस तो बैठ जाओ ही है, लेकिन जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस बोलने से उसका भाव चेंज हो रहा है, ठीक है। नहीं आया डाउट? बिल्कुल नहीं आया। देखिए डाउट क्या था, बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे टीचर तभी होंगे जब अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन उल्टा होता है ना, लोग कहते हैं कि अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो अच्छे टीचर होंगे, और अगर टीचर गड़बड़ हैं किसी शहर में, किसी देश में, इसका मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स ठीक नहीं हैं। जैसे आप जितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न करोगे, टफ प्रश्न करोगे, तो टीचर अगर पढ़ा हुआ है, जानकार है, तब तो वो टिकेगा, वरना उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब टीचर के अच्छा होना किस पर निर्भर करता है? तो प्रश्न पूछना पड़ेगा। प्रश्न पूछोगे तो या तो मैं पढ़ कर आऊँ तब बताऊँ, या मुझे आता है तो बताऊँ, और नहीं आता है तो फिर नहीं चलेगी दुकानदारी। बोलिए, इसलिए पूछना ज़रूरी है। पूछना ये था आपको कि सर अभी अभी आपने कहा कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, और समूह होने के लिए कम से कम दो शब्दों का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ एटलीस्ट 2 वर्ड्स, कम से कम 2 शब्द हैं। तो अभी अभी जब आपने बनाया कि 2 शब्द हैं, तो ये अब हम पूछेंगे तब तुम पूछोगी, मैं दिखाऊंगा तब तुम पूछ रहे हो ना। बोलिए, इसी पिछले पेज पर हमने कहा कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। मैंने कहा कि समूह होने के लिए कम से कम 2 का होना ज़रूरी है, अकेला तो समूह हो ही नहीं सकता। अगर सर आपने सेंटेंस की परिभाषा ये दी है, तो फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि प्ले का मतलब खेलो, और ये इम्परेटिव सेंटेंस है। वाई इज़ इट सो? ये तो डिफिनेशन पर खरा ही नहीं उतर रहा। क्योंकि मैं कह रहा था कि तुम सवाल पूछते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने कहा कि सवाल है, तो बोले हाँ ऐसा क्यों है, तो पहले पूछना था। क्लियर है कि नहीं? बोलो, है ना? ये सब एग्जाम में नहीं आएगा आपके, लेकिन कोई पूछ सकता है, चाचा मौसा कुछ पूछ सकते हैं, मामला गड़बड़ हो सकता है। या छेका में लड़की वाला पूछ सकता है आपसे, क्या पढ़े लिखे तो। लड़का वाला पूछ सकता है ना कि बबी कितना दिन पढ़ी हो तुम, जरा बताओ, ऐसा हो सकता है। अब ऐसा क्यों है, तो ध्यान से सुन लें, बात समझ में आएगी। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, पता है आपको? फर्स्ट पर्सन वो जो बोले, जैसे मैं, तो मैं अपने लिए जो शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँ? मैं, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। और तुम सब सुन रहे हो तो तुम सुनने वाले हो, और मैं तुम्हारे लिए मैं जो शब्द इस्तेमाल करूंगा वो होगा तुम। बोलिए, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, लेकिन तुम जो सेकंड पर्सन क्यों है? चूंकि सुनने वाला। तो मैं आपके लिए जो बात करूंगा वो यू होगा। तो मैं बोलूं तुम सुनो तो मैं फर्स्ट पर्सन और तुम बोलो मैं सुनूं तो तुम और मैं फर्स्ट पर्सन। थर्ड की तो बात ही नहीं हो रही। फर्स्ट पर्सन वो जो बोले, सेकंड पर्सन वो जो सुने, यानी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन और यू जो है वो सेकंड पर्सन। और आई यू छोड़कर जो बचेगा ही, शी, इट, ये सब का सब थर्ड पर्सन। तो जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो वो बोलने वाला होता है या सुनने वाला होता है? तो अगर हमने एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, मैंने इसे कहा जाओ, तो क्या इसका अर्थ ये हो रहा है कि तुम जाओ? बोलिए, हमने कहा आओ, क्या इसका अर्थ ये है कि तुम आओ? अगर मैंने कहा कि बैठ जाओ, तो इसका अर्थ ये है कि तुम बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो। तो जब हम किसी को कहते हैं ना कि खेलो, तो एक्चुअली ये बात है कि तुम खेलो। तो ये वर्ड अकेला नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। एक अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। तो अब बोले कि सर अच्छा, अगर खेलो आए तो ट्रांसलेशन प्ले होगा, और तुम खेलो तो भी ट्रांसलेशन प्ले होगा, यू प्ले नहीं होगा। जाओ गो होगा, और तुम जाओ गो होगा, यू नहीं लगाएंगे।
अगर यू लगाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि यू प्ले का मतलब हो जाता है तुम खेलते हो। बोलो, नहीं होगा। हमने कहा बैठ जाओ, सिट डाउन, तुम बैठ जाओ, सिट डाउन। कहा यू सिट डाउन, दैट मीन्स बैठना नहीं है। सर बोलते हैं कि तुम बैठते हो, ये प्रेजेंट इंफिनिट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड होगा। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन वर्ड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये सवाल तो आपको करना था, ठीक है। आगे चलें, बोलिए, और कोई डाउट है? ठीक, इसके बाद कौन सा है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अफर्मेटिव हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोगेटिव, वी हैव ऑल्सो कंप्लीटेड। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं ना हो रही है? हाँ, बता देना हमको। और ये कौन सा है लास्ट वाला? एक और, नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम किसी को दुआ दें या बददुआ दें, आशीर्वाद दें या शाप दें, ब्लेसिंग करें या कर्स करें, ठीक है। और इसकी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में आपकी। एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कहना है ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये ब्लेसिंग्स है या कर्स है? मतलब दुआ है। और ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ, ये क्या है? ठीक है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें हम किसी को दुआ या बददुआ दें, आशीर्वाद या श्राप दें, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये बनेगा कैसे? अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए कि ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और कहेंगे तुम पास होते हो, यू पास। ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे कि तुम फेल होते हो, यू फेल। इतना बन गया। अब इसके पहले हम मे जोड़ देंगे, मे यू पास, और यहाँ देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं। और यहाँ पर हम मे यू फेल, यहाँ देंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। मन में प्रश्न आ रहा होगा, आता ही होगा, बताते हैं। ईश्वर करे तुम जियो, तो पहले बनाएंगे तुम जीते हो, यू लिव, मे यू लिव। ईश्वर करे तुम मर जाओ, मे यू डाई। ईश्वर करे तुम अंग्रेजी बोलो, मे यू स्पीक इंग्लिश। ईश्वर करे तुम अमीर हो जाओ, मे यू होना की अंग्रेजी बी, मे यू बी रिच। ईश्वर करे तुम एक डॉक्टर हो जाओ, मे यू बी अ डॉक्टर। ईश्वर करे तुम अंधे हो जाओ, मे यू बी ए ब्लाइंड। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहाँ मन में प्रश्न आएगा कि सर ईश्वर के लिए आपने गॉड नहीं लगाया। जिस तरह से गॉड हर जगह हिडन है, दिखता नहीं है, ईश्वर परमात्मा, उसी तरह यहाँ भी गॉड नहीं दिखेगा। अगर आप गॉड दोगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद भी कोई प्रश्न आएगा तो उसको हम कल बताएंगे, अगर मन में आ रहा है तो। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, गॉड वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड होगा। इसका मतलब ही है कि ईश्वर वहाँ अंडरस्टूड है। ईश्वर करे तुम अमेरिका जाओ, मे यू गो टू अमेरिका। ईश्वर करे तुम गड्ढे में गिर जाओ, मे यू फॉल इनटू अ डिच। डिच मतलब गड्ढा, या पिट भी होता है, PIT। कोई डाउट नहीं है क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने कहा था कि इसका जवाब हम कल देंगे, तो आज ही ले लीजिए, ठीक है। मैंने कहा था ना कि एक और प्रश्न आएगा आपके मन में, उसका जवाब हम कल देंगे। चलिए आज ही ले लीजिए। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, मे यू पास। ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ, मे यू फेल। शब्द गॉड नहीं इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि गॉड ब्लेस यू। जब हम गॉड ब्लेस यू कहते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर मे छुपा होता है, और ये पूरा सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू। क्या यहाँ मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेटिव? नो। क्या होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एक्चुअली क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, मे अंडरस्टूड है। अब आपके मन में ये आएगा कि यहाँ पर आपने गॉड नहीं लगाया, यहाँ पर गॉड कैसे लगाया है, और ये सुना हुआ है आपका, ठीक है, ऐसा क्यों है? तो ध्यान से सुने। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, पास कौन करेगा? ईश्वर। पास कौन करेगा? तुम। ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ, फेल कौन करे? तुम, है ना। इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो यू है। ध्यान से सुनिए, नहीं तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। क्या है सब्जेक्ट? क्या है? यू।
ईश्वर करे तुम लंबा जियो तो जिएगा कौन? मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। अब जब हम कहते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, तो कह रहा है कि ईश्वर तुम पर अपनी कृपा करे, तो कृपा कौन करेगा? तो यहाँ पर सब्जेक्ट गॉड है और यहाँ पर सब्जेक्ट यू है। यहाँ पर पास तुम करोगे और पास होने का प्रबंध ईश्वर करेगा इनडायरेक्टली। सब्जेक्ट अंदर छुपा हुआ है, लेकिन जो बाहर सब्जेक्ट है वो क्या है? यू है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना ईश्वर कर तुम पास करो, तो गॉड यहाँ नहीं लगाएंगे, और यहाँ गॉड इसलिए लगाएंगे कि जिस तरह ये पास यू हो रहा है, आशीर्वाद ईश्वर दे रहा है, इसलिए यहाँ पर गॉड ब्लेस यू होगा। समझ में आ रही बात? गॉड क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट नहीं है, यू है, तो गॉड अंडरस्टूड है, और यहाँ पर सब्जेक्ट ही गॉड हो गया तो गॉड फिर आ गया। क्लियर? तो बताइए, याद हो गया क्या डिफिनेशन आपको सेंटेंस का? बोलिए, व्हाट इज द सेंटेंस? बहुत अच्छा, लेकिन सब लोग नहीं बोले। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर? There are 5 kinds of sentence. The first one, assertive, affirmative, है ना? The second one, interrogative. The third one, the fourth one, and the last one. ठीक है, तो यही है। क्लियर? नो डाउट। उतारें इसको।